चाइनाटाउन इलाके में निजी जासूस वॉल्टर को एहसास होता है कि कोई आदमी उसके पीछे पीछे आ रहा है। वह डर के कारण तेजी से चलने लगता है और वहां से निकलने से पहले एक पैकेट चुपचाप एक मेल बॉक्स में डाल देता है। दुर्भाग्य से जैसे ही वह सड़क पर आता है, एक वैन उसे जोर से टक्कर मार देती है। वॉल्टर जमीन पर खून से लथपथ पड़ा रहता है जबकि वैन चली जाती है। हवाई में नेवी कमांडर जेम्स अपनी टीम को स्विमिंग पूल में ट्रेनिंग दे रहा होता है। उसकी सहन शक्ति सबसे ज्यादा होती है, इसलिए जब बाकी लोग उतनी देर पानी में नहीं रह पाते तो वह उन्हें डांटने के लिए बाहर आता है। तभी एक सैनिक आकर उसे बताता है कि पुलिस का एक बहुत जरूरी फोन आया है। थोड़ी देर बाद जेम्स मुर्दा घर में अपने पिता का शव देख रहा होता है। उसे बताया जाता है कि वॉल्टर की मौत छिपी हुई बंदूक से हुई, लेकिन जेम्स बाहर से कोई भाव नहीं दिखाता। इसके बाद जेम्स घर पहुंचकर अपने परिवार के लिए खाना बनाता है। उसकी पत्नी इला जब उससे दिन के बारे में पूछती है तो वह सिर्फ ट्रेनिंग की बात करता है। वह कैजुअली बता देता है कि वॉल्टर मर गया, लेकिन उसे पिता नहीं कहता। इला कहती है कि जेम्स को अपने भाई को इस बारे में बताना चाहिए। जेम्स याद दिलाता है कि उसने और उसके भाई ने कई सालों से बात नहीं की है। वह कहता है कि उसका भाई फोन भी नहीं उठाएगा। इसके बाद ओक्लाहोमा में जेम्स का सौतेला भाई जॉनी अपनी गर्लफ्रेंड वैलेंटाइना को सामान पैक करते देखता है, क्योंकि वैलेंटाइना उसे छोड़कर जाना चाहती है। आज वैलेंटाइना का जन्मदिन है और जॉनी यह भी भूल गया। जॉनी हर बात को मजाक में लेता है और किसी भी चीज को गंभीरता से नहीं लेता, इसीलिए वैलेंटाइना तंग आ गई है। जॉनी माफी मांगता है और वादा करता है कि वह सुधरेगा। इस पर वैलेंटाइना उसे किस करती है, हालांकि वह उसे थप्पड़ भी मारती है और फिर भी उसे छोड़कर चली जाती है। दुखी जॉनी कुछ घंटों तक शराब पीता है ताकि सब कुछ भूल सके। उसी दौरान उसे इला का फोन आता है। इला उसे वॉल्टर की मौत की खबर देती है और उसे बताती है कि अंतिम संस्कार कल है। जॉनी को वहां जाने में कोई रुचि नहीं होती। वह बात टालते हुए अपने पुलिस वाले काम की बातें करता है और बाथरूम चला जाता है। अचानक दो आदमी पीछे से आकर उसकी गर्दन पर चाकू रख देते हैं। वे लोग वॉल्टर द्वारा भेजे गए पैकेज के बारे में पूछते हैं। जॉनी को समझ नहीं आता कि वे किस पैकेज की बात कर रहे हैं। वे अपने आप को याकूजा गैंग का बताते हैं और धमकी देते हैं। जॉनी पहले डरने का नाटक करता है, फिर अचानक उन पर हमला कर देता है। लड़ाई में वह उन्हें फेंकता है और घर का सामान टूट जाता है। आखिरकार जॉनी आदमियों को बेहोश कर देता है। एक तीसरा आदमी कमरे के अंदर आ जाता है और गोली चला देता है, जिस कारण जॉनी को अपनी जान बचाने के लिए छिपना पड़ता है। जो पहले हमलावर बेहोश था वह होश में आ जाता है, तो जॉनी उसे जोर से दरवाजे की तरफ धक्का दे देता है। जॉनी दरवाजा बंद कर देता है और लकड़ी के पार से उसे मुक्का मारता है। इसके बाद जॉनी घर के फर्नीचर को हथियार की तरह इस्तेमाल करने लगता है। ये लड़ाई कुछ समय तक चलती रहती है। आखिरी हमलावर को जॉनी की मां की याद से जुड़ी चीज मिल जाती है और वह उसे तोड़ देता है। यह देखकर जॉनी गुस्से में आकर एक कद्दूकस उठा लेता है और बेरहमी से उसे उस आदमी के हाथ पर रगड़ देता है। इसके बाद वह उस आदमी का सिर टेबल पर मार देता है। इसके बाद जॉनी अपनी मां की तस्वीर उठाता है। उस तस्वीर में जॉनी अपने बचपन की उम्र में दिखाई देता है। अगले दिन अंतिम संस्कार के समय जेम्स देखता है कि वहां याकूजा गैंग और सिंडिकेट गैंग दोनों के लोग मौजूद हैं। जेम्स इस बात से भी चौंक जाता है कि जॉनी भी वहां आया हुआ है। जेम्स और जॉनी आते ही आपस में बहस करने लगते हैं और एक दूसरे को गालियां देने लगते हैं। उनकी लड़ाई देखकर पादरी को उन्हें डांटना पड़ता है। पादरी का भाषण खत्म होने के बाद वॉल्टर की अस्थियां एक नाव के जरिए पानी में प्रवाहित की जाती है। बाद में जॉनी को मालूम पड़ता है कि जेम्स उसी घर में रह रहा है जहां वे बचपन में रहते थे। यह सच सामने आता है कि वॉल्टर ने जेम्स की मां के साथ विश्वासघात किया था। वॉल्टर की दूसरी औरत से जॉनी पैदा हुआ था। जेम्स की मां आज भी जॉनी को अपने घर में अपनापन दिखाती है, लेकिन जेम्स जॉनी को पसंद नहीं करता था, क्योंकि वॉल्टर के अफेयर की वजह से उसका परिवार टूट गया था। दोपहर के भोजन के समय परिवार के साथ गवर्नर पीटर भी वहां आते हैं। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि जॉनी की सौतेली बहन नानी गवर्नर पीटर के यहाँ काम करती है। जॉनी साफ कह देता है कि वह जेम्स के लिए वहां नहीं आया। वह इसलिए आया क्योंकि वह वॉल्टर के हत्यारे को ढूंढना चाहता है। जेम्स जोर देकर कहता है कि वॉल्टर की मौत एक छिपे हुए ड्रोन की वजह से हुई थी। तब जॉनी उसे पिछली रात अपने ऊपर हुए हमले के बारे में बताता है। इसके बाद दोनों के बीच फिर से बहस शुरू हो जाती है। इसके बाद वह जॉनी से अकेले में बात करने को कहता है। समुद्र किनारे दोनों भाई फिर से झगड़ने लगते हैं। जेम्स यह मानने को तैयार नहीं होता कि वॉल्टर की मौत हादसा नहीं थी। गुस्से में जॉनी उसे उंगली दिखाता है और वहां से चला जाता है। फिर जॉनी अपने पुराने दोस्त अलकाई से मिलता है। अलकाई सिंडिकेट गैंग से जुड़ा हुआ है।
अलकाई का बॉस मिस्टर के जॉनी से मिलना चाहता है, लेकिन जॉनी को इसमें कोई रुचि नहीं होती। अचानक जॉनी को चक्कर आने लगता है और वह बेहोश हो जाता है। थोड़ी देर बाद जॉनी एक कमरे में होश में आता है जहां मिस्टर के मौजूद होता है। मिस्टर के जॉनी को हवाई छोड़कर जाने को कहते हैं। जॉनी इस बात से इनकार कर देता है। इसके बाद मिस्टर के उसे जोर से एक मेज पर फेंक देता है। वह जॉनी की गर्दन पर अपने नाम का पहला अक्षर गुदवा देता है। वह जॉनी को 7 दिन का समय देता है और चेतावनी देता है कि समय खत्म होने पर वे उसे मार देंगे। इसी बीच जेम्स डिटेक्टिव रेनार्ड से मिलने जाता है और वॉल्टर की केस रिपोर्ट मांगता है। रेनार्ड कहता है कि वह रिपोर्ट देख सकता है, लेकिन कोई काम की जानकारी नहीं है। घटना ऐसे इलाके में हुई थी जहां लोग पुलिस से बात नहीं करते और वहां लगा इकलौता कैमरा भी खराब था। इसके बाद जेम्स पुलिस स्टेशन से वॉल्टर का सामान लेता है। वहां उसे एक चाकू और एक बटुआ मिलता है। उस बटुए में अजीब शब्दों की सूची वाला एक टिकट होता है। उसी दौरान जॉनी वॉल्टर के घर में घुसता है। उसे मेज की दराज में एक बंदूक मिलती है। वह उस बंदूक को अपने पास रखने का निर्णय लेता है। अचानक कोई और व्यक्ति उस अपार्टमेंट में घुस आता है। इस वजह से जॉनी दूसरे कमरे में छिप जाता है। पाइक मेज पर रखे कागजों को ढूंढने लगता है। जॉनी उसे अचानक पकड़ने की कोशिश करता है। पाइक उस पर एक प्लेट फेंकता है और भाग निकलता है। वह नीचे पहुंचने के लिए छतों और कारों पर कूदता है। जॉनी उसे पकड़ लेता है और वह उससे सच्चाई बताने को कहता है। पाइक बताता है कि वह वॉल्टर के लिए काम करता था और वॉल्टर उसके लिए पिता की तरह था। वॉल्टर के कई दुश्मन थे जो उसे मारना चाहते थे। वॉल्टर का आखिरी काम एक कैटरिंग कंपनी से जुड़ा था। पाइक ने वहां वेटर बनकर काम किया था। जॉनी साफ कह देता है कि अब पाइक उसके लिए काम करेगा। कहानी फिर जेम्स पर आती है जहां वह घटना वाली जगह पर पहुंचता है और सड़क पर गाड़ी के टायरों के निशान देखता है। उसे पास की एक एडल्ट शॉप में कैमरा दिखाई देता है, इसलिए वह अंदर जाकर फुटेज दिखाने के बदले पैसे ऑफर करता है। जब दुकान का मालिक मना कर देता है तो जेम्स क्लर्क पर हमला करके उसके पियर्सिंग फाड़ देता है। बाद में जॉनी और पाइक वॉल्टर की जगह पर वापस आते हैं और वहां एक सर्फिंग बोर्ड देखते हैं। जॉनी ध्यान देता है कि बोर्ड का एक फिन सही नहीं लगा है। जब जॉनी उस फिन को निकालता है तो अंदर छिपे हिस्से से कुछ ब्लूप्रिंट बाहर गिर जाते हैं। जॉनी नानी को फोन करता है और उसे बताता है कि इन गुप्त ब्लूप्रिंट पर पीटर की सरकारी मुहर लगी है। नानी कहती है कि वह बाद में सरकारी डेटाबेस में इसकी जांच करेगी। जब पाइक बाहर जाने लगता है तभी सामने के दरवाजे से किसी की टक्कर उसे लगती है। ये देखकर जॉनी भी अपना हथियार निकाल लेता है। फिर उन्हें एहसास होता है कि वे दोनों एक ही केस पर काम कर रहे हैं, इसलिए वे दोनों अपनी बंदूकें नीचे रख देते हैं। जेम्स दुकान से मिली सिक्योरिटी फुटेज वाली फ्लैश ड्राइव दिखाता है। फुटेज देखने पर पता चलता है कि वैन पर नंबर प्लेट नहीं लगी थी। ड्राइवर गाड़ी चलाते समय एक बार भी पीछे नहीं देखता, इसलिए जॉनी को लगता है कि यह हादसा जानबूझकर किया गया था। लेकिन जेम्स को अभी भी और सबूत चाहिए। जॉनी पाइक को भेजता है कि वह वॉल्टर की पिछली कैटरिंग कंपनी वाली नौकरी के बारे में जानकारी लाए। जेम्स और जॉनी गाड़ी चलाते हुए आपस में बहस करते हैं। बहस की वजह से वे सामने आ रही गाड़ी पर ध्यान नहीं दे पाते। इसी कारण उनकी गाड़ी का एक्सीडेंट हो जाता है। एक बड़ी कार उनकी कार को लगातार सड़क पर धकेलती रहती है। इसकी वजह से आसपास की दूसरी गाड़ियां भी आपस में टकरा जाती हैं। इसके बाद दूसरी कार में बैठे लोग गोली चलाना शुरू कर देते हैं, इसलिए जॉनी स्पीड बढ़ाता है। तेज रफ्तार में वह गलती से रेस्टोरेंट की मेजों से टकरा जाता है। गाड़ियां एक दूसरे में फंस जाती हैं, इसलिए जेम्स और जॉनी कार से बाहर नहीं निकल पाते। जॉनी दूसरी कार पर गोली चलाने की कोशिश करता है, लेकिन उसकी खिड़कियां बुलेट प्रूफ हैं। अच्छी किस्मत से जेम्स शूटर को सिर में गोली मारकर गिरा देता है। वह बाकी लोगों पर भी गोली चलाने की कोशिश करता है, तभी उसकी गोलियां खत्म हो जाती हैं। इसके बाद जॉनी दरवाजे पर गोली मारता है और गाड़ी से बाहर कूद जाता है। वह सड़क पर दौड़ते हुए पीछा कर रहे लोगों पर पीछे मुड़कर गोली चलाता है। जेम्स गाड़ी से निकलने से पहले कुछ बची हुई गोलियां ढूंढता है। फिर वह दुश्मन की गाड़ी पर छलांग लगाता है, लेकिन उसकी गोलियां गाड़ी का शीशा नहीं तोड़ पाती। जॉनी दुश्मन की गाड़ी के इंजन पर गोली मारता है। इससे गाड़ी में धमाका हो जाता है और वह क्रैश हो जाती है। पुलिस स्टेशन में रेनार्ड भाइयों पर उनके फैलाए गए हंगामे के लिए चिल्लाता है। वह बताता है कि जॉनी को 2 महीने पहले पुलिस की नौकरी से सस्पेंड किया जा चुका है। जेम्स रेनार्ड को फुटेज वाली फ्लैश ड्राइव देता है। वह उससे मामले की जांच करने को कहता है, लेकिन रेनार्ड इसे नजरअंदाज कर देता है और दोनों भाइयों को शांत रहने की सलाह देता है। शाम को नानी भाइयों को बताती है कि उसे सिस्टम में क्या जानकारी मिली। ब्लूप्रिंट द्वीप के पूर्वी हिस्से की एक जमीन के थे। ये ब्लूप्रिंट मार्कस नाम के व्यक्ति ने बनवाए थे, जिसके दुनिया भर में रिसोर्ट हैं। जेम्स ब्लूप्रिंट के पीछे लगी एक मुहर देखता है जिस पर सेक्रेड कैसीनो प्रिंसेस लिखा है। यह बात अजीब लगती है क्योंकि उस द्वीप पर जुआ खेलना गैर कानूनी है। अगली सुबह जेम्स जॉनी से पूछता है कि उसे नौकरी से सस्पेंड क्यों किया गया था। जॉनी बताता है कि उसने एक ड्रग डीलर को गोली मारी थी। वह डीलर बच्चों को नशे की चीजें बेच रहा था। जेम्स उसकी बात मान लेता है।
इसके बाद दोनों भाई उस जगह जाते हैं जहां कसीनो बनाया जाना था, लेकिन वहां कोई निर्माण कार्य नहीं चल रहा होता। उसी समय जॉनी के पास पाइक का कॉल आता है और वह उसे बताता है कि पुलिस को पानी के अंदर से एक नीली रंग की वैन मिली है। दोनों भाई घटनास्थल पर पहुंचते हैं और देखते हैं कि पुलिस को एक सरकारी अकाउंटेंट की लाश भी मिली है। उस वैन पर कोई नंबर प्लेट नहीं है, लेकिन रेनार्ड के पास उस द्वीप पर रजिस्टर हुई सभी नीले रंग की वैनों की पूरी सूची मौजूद है। दोनों भाई उस सूची को ध्यान से देखते हैं। रेनार्ड उन्हें चेतावनी देता है कि वे इस मामले में न पड़ें। रेनार्ड के जाने के बाद जॉनी पाइक से हायाशी इंपोर्ट्स नाम की कंपनी की जांच करने को कहता है, क्योंकि उस लिस्ट में वही एक जापानी नाम था। कुछ समय बाद पाइक एक फंडरेजर पार्टी में वेटर बनकर काम कर रहा होता है और भाइयों के लिए एक्स्ट्रा यूनिफॉर्म शर्ट लाता है ताकि वे चुपके से अंदर जा सकें। उसने उस कंपनी की जांच भी कर ली है और यह पक्का करता है कि यह याकुजा जापानी माफिया से जुड़ी है। शक से बचने के लिए वे लोग अलग अलग हो जाती हैं। जेम्स नाकामुरा नाम के आदमी को खाना परोसता है। जेम्स चुपके से उसकी प्लेट से क्रेडिट कार्ड उठा लेता है और देखता है कि उस कार्ड पर हायाशी इंपोर्ट्स का नाम छपा है। फिर वह कार्ड नाकामुरा को यह दिखाते हुए लौटाता है कि उसे कार्ड जमीन पर मिला था और पूछता है कि क्या हायाशी इंपोर्ट्स की कोई नीली वैन खो गई है। नाकामुरा को शक हो जाता है। जाने से पहले वह बिना साफ शब्दों में जेम्स को डराता है। दूसरी ओर जॉनी मोनिका से मिलता है और अपना परिचय देता है। उसका सरनेम पहचान लेती है और वॉल्टर के बारे में पूछती है। जब जॉनी पूरी घटना बताता है तो मोनिका अगले दिन उसके पेंट हाउस आने को कहती है। इसके बाद हथियारबंद गार्ड दोनों भाइयों को पकड़ लेते हैं और उन्हें मार्कस के सामने ले जाते हैं, जो कहता है कि उसने वॉल्टर को काम पर रखा था। वॉल्टर की मौत की बात सुनकर मार्कस हैरान हो जाता है, लेकिन जॉनी को शक है कि कातिल वही है। गुस्से में मार्कस मना करता है और कहता है उसने वॉल्टर को सिर्फ निगरानी के लिए रखा था ताकि पता चल सके कि क्या मोनिका उसे धोखा दे रही थी। शुक्र है वह नहीं दे रही थी। जब जॉनी मेज पर पड़े ग्रेनेड को छूने लगता है तब जेम्स को एक नैपकिन दिखता है जिसमें 2 उंगलियां हैं। मार्कस इशारे से वह चीज हटवा देता है और भाइयों को अपनी जगह से बाहर भिजवा देता है। अगले दिन जॉनी मोनिका के पेंट हाउस पहुंचता है। वहां एम्बुलेंस, पुलिस और भीड़ मौजूद होती है। पास जाकर देखने पर पता चलता है कि मोनिका मर चुकी है। उसकी लाश एक कार के ऊपर पड़ी है। सरकारी तौर पर कहा जाता है कि वह बालकनी से गिर गई। गुस्से में जॉनी मार्कस के घर में जाता है। अंदर घुसने की कोशिश में वह कई गार्ड्स को हरा देता है, लेकिन अंत में गार्ड उसे टेजर से बेहोश कर देते हैं। बाद में जेल में पीटर जॉनी से मिलने आता है। उसने मार्कस को केस वापस लेने के लिए मना लिया होता है। वह जॉनी से कहता है कि पुलिस को केस संभालने दे। पीटर चाहता है कि दोनों भाई एक दूसरे का सहारा बने। जब जॉनी जेल से बाहर आता है, जेम्स पहले से वहां मौजूद होता है और जेम्स जॉनी को झगड़ा और मुसीबत पैदा करने के लिए डांटता है। वह कहता है कि किसी को मारने से उनकी मां जिंदा नहीं होगी। यह सुनकर जॉनी बहुत गुस्सा हो जाता है और जेम्स को सिर मार देता है। जॉनी जेम्स को मारने लगता है और जेम्स खुद को बचाने की कोशिश करता है। दोनों पुलिस की गाड़ियों के पास और ऊपर लड़ने लगते हैं। गाड़ियों की खिड़कियां टूट जाती हैं और लड़ाई कीचड़ तक पहुंच जाती है। कीचड़ में जेम्स का पलड़ा भारी हो जाता है। जेम्स जॉनी के चेहरे पर बार बार वार करता है। बाद में जेम्स को अपनी गलती का एहसास होता है, इसलिए जेम्स माफी मांगता है। बाद में वैलेंटिना जॉनी को फोन करती है। वह उसके घर चिट्ठियां लेने गई थी। वहां उसे वॉल्टर का संदिग्ध पैकेट मिलता है। पैकेट के अंदर एक फ्लैश ड्राइव होती है। बाद में एयरपोर्ट पर जॉनी वैलेंटिना को गले लगाने की कोशिश करता है, लेकिन वह गुस्से में अपना सूटकेस जॉनी पर फेंक देती है। सब लोग कार में बैठते हैं और पाइक कंप्यूटर खोलता है। वह फ्लैश ड्राइव खोलने की कोशिश करता है, लेकिन उसे वहां बैंक जैसी सुरक्षा मिलती है। वैलेंटिना समझ जाती है कि यह कोल्ड वॉलेट है। वह बताती है कि यह डिजिटल सुरक्षा से बंद है। पासवर्ड 12 अलग अलग शब्दों से बना होता है। जेम्स वह टिकट देता है जो उसे वॉल्टर के वॉलेट में मिला था। तभी अचानक हेलीकॉप्टर हमला कर देता है। हेलीकॉप्टर उन पर फायरिंग शुरू कर देता है। जॉनी जवाब में फायर करता है, लेकिन जेम्स को परेशानी हो रही होती है। जेम्स गाड़ी को संभाल नहीं पा रहा होता है क्योंकि उसे गोलियों और रास्ते की रुकावटों दोनों से बचना पड़ता है। वैलेंटिना उसे गाड़ी चलाने के लिए मना लेती है और वह अपनी बेहतरीन ड्राइविंग स्किल दिखाती है। वह टूटी फूटी गाड़ियों के बीच से आराम से निकल जाती है। कुछ समय बाद हेलीकॉप्टर चला जाता है और 2 आदमी एक बाइक पर दिखाई देते हैं। जब वे गोली चलाते हैं तो वैलेंटिना को अचानक मोड़ लेना पड़ता है और वह गाड़ी पीछे की तरफ चलाने लगती है। जॉनी उन पर निशाना साधता है। वह गोली चलाता है, लेकिन हर गोली मिस हो जाती है। इसलिए वैलेंटिना जानबूझकर गाड़ी रोक देती है। बाइक टकराती है और दोनों आदमी गाड़ी पर गिर जाते हैं।
इसके बाद वैलेंटिना दोबारा गाड़ी बढ़ा देती है। एक आदमी अपने ब्लेड की मदद से गाड़ी की छत पर रेंगता है। वह आदमी पीछे की खिड़की तक पहुंच जाता है। वह कंप्यूटर चुराने के लिए अंदर घुसता है। जेम्स उससे लड़ने लगता है, जबकि जॉनी दूसरे आदमी को बोनट पर घसीट लाता है। वह आदमी गोली चलाने लगता है। जॉनी उसकी बांह पकड़ लेता है ताकि गोलियां दूसरी तरफ लगें। वैलेंटिना दुश्मन को कुचलने के लिए गाड़ी बाड़ के पास ले जाती है। वह इतना पास ले जाती है कि उसकी बांह कट जाती है और वह मर जाता है। जेम्स दरवाजा खोलता है। वह दूसरे आदमी को बाहर धकेल देता है। कुछ आम लोगों की गाड़ियां टकरा जाती हैं। वैलेंटिना जॉनी को किस करती है, तभी हेलीकॉप्टर फिर वापस आकर फायरिंग शुरू कर देता है। दोनों भाई भी फायरिंग शुरू कर देते हैं और जेम्स सीधे उस आदमी के सिर में गोली मार देता है। उसी दौरान कुछ गोलियां हेलीकॉप्टर के पायलट को भी लग जाती हैं, इसलिए हेलीकॉप्टर जल्द ही सड़क पर क्रैश हो जाता है। वैलेंटाइना पूरी स्पीड से गाड़ी चलाती है और विस्फोट से बचने के लिए बिल्कुल सही समय पर अपनी कार को सुरंग के अंदर ले जाती है। उस घटना के बाद सभी लोग थोड़ा रुकते हैं और पाइक आखिरकार उस फ्लैश ड्राइव में मौजूद डेटा को खोलने और देखने में सफल हो जाता है। उन्हें पता चलता है कि हर साल पीटर के अकाउंट में $12 मिलियन भेजे जा रहे थे, जिससे सबको को एहसास होता है कि मार्कस जुए को लीगल करने के लिए पीटर को पैसे दे रहा था ताकि वह अपना कसीनो खोल सके, और सुरक्षा के लिए उसने याकाजावा को हायर किया गया था। उधर हाउ नानी पीटर को कुछ नक्शे ब्लूप्रिंट दिखाती है और कहती है कि शायद मार्कस उतना अच्छा इंसान नहीं है जितना दिखता है। पीटर मासूम बनने का नाटक करता है, जैसे उसे कुछ भी पता नहीं है। वह नक्शे अपने पास रख लेता है और कहता है कि वह सारे प्रोजेक्ट्स की जांच करेगा। जब सभी लोग घर वापस आते हैं तो जेम्स को घर पर उसका परिवार दिखाई नहीं देता। उसे जमीन पर इला का फोन पड़ा हुआ मिलता है, जिससे उसे चिंता होती है। वह घबराकर पूरे घर में उन्हें ढूंढने लगता है। उसे अपने बच्चे बाथरूम में छिपे मिलते हैं, जिससे उसे थोड़ी राहत मिलती है। बच्चे बताते हैं कि उनकी मां इला का अपहरण कर लिया गया है। जेम्स उन्हें गले लगाता है और समझाता है कि वह सब ठीक कर देगा। उसी समय मार्कस एक वीडियो भेजता है जिसमें इला और हाउ नानी उसके बेसमेंट में बंधी हुई दिखाई देती हैं। मार्कस सौदा रखता है कि अगर दोनों भाई फ्लैश ड्राइव दे दें तो वह महिलाओं की जान बख्श देगा। गुस्से में जेम्स अपना हथियार खाना खोलता है। दोनों भाई जितने हथियार उठा सकते हैं लेकर तैयार हो जाते हैं। शाम के समय वे मार्कस के घर के बाहर मौजूद 2 सुरक्षा कर्मियों को मार देते हैं। आसपास और भी गार्ड होते हैं जिन्हें वे बिना शोर किए खत्म कर देते हैं। अचानक कार की खिड़की टूटती है और गार्ड जांच करने आते हैं। उन्हें एक नोट मिलता है जिसमें मजाक में लिखा होता है कि मुस्कुराओ। इसके बाद जॉनी उन सभी को एक एक करके खत्म कर देता है। जेम्स दूर से स्नाइपर की तरह कवर देता है। हालांकि शीशा बुलेट प्रूफ है। गोली के शोर से गार्ड खिड़की खोल देता है। जेम्स तुरंत उस पर भी गोली चला देता है। अचानक घर की बिजली चली जाती है। एक गार्ड जांच करता है और देखता है कि बिजली की तारें काट दी गई हैं। जब वह पीछे मुड़ता है तो उसे बाकी गार्ड मरे हुए मिलते हैं। तभी जॉनी पीछे से उसकी गर्दन में चाकू मार देता है। फिर मार्कस नाकामुरा और उसके आदमियों को लड़ने के लिए भेजता है। कॉरिडोर में आमना सामना होता है और भयंकर लड़ाई होती है। जगह छोटी होने के बावजूद जेम्स सबको हरा देता है। जेम्स गुस्से में काबू से बाहर हो जाता है, इसलिए जॉनी को आकर उसे शांत करना पड़ता है। दोनों नीचे जाकर इला और हाउ नानी को आजाद कर देते हैं। वे निकलने लगते हैं, लेकिन जॉनी तय करता है कि वह मार्कस को सजा दिए बिना नहीं जाएगा। इला जेम्स से कहती है कि वह ठीक है और उसे अपनी चिंता छोड़कर वहीं रुकने के लिए समझाती है। जैसे ही इला और दूसरी महिला वहां से निकल जाती हैं, जेम्स फिर से नीचे बेसमेंट में जाता है और नाकामुरा को खोज लेता है और दोनों के बीच फायरिंग शुरू हो जाती है। लड़ाई के दौरान नाकामुरा कोई नशे जैसा पाउडर खा लेता है ताकि उसे दर्द का असर कम महसूस हो। जब उसकी बंदूक की गोलियां खत्म हो जाती हैं तो वह बंदूक छोड़कर तलवार से हमला करने लगता है। जेम्स पहले खाली हाथ उससे लड़ता है, फिर एक गदा लोहे का भारी हथियार उठा लेता है। जेम्स गदा से उसके चेहरे पर वार करता है और उसे कमजोर करने के लिए उसकी बांह भी तोड़ देता है। नाकामुरा के कमजोर पड़ने पर जेम्स उसकी तलवार छीन लेता है और उसे मार देता है। उधर जॉनी देखता है कि मार्कस नाव लेकर भागने की कोशिश कर रहा है। जॉनी तेजी से उसे पकड़ लेता है और उसके हाथ से हथियार छीन लेता है। दोनों के बीच जोरदार हाथापाई शुरू हो जाती है और वे आसपास की चीजें उठाकर एक दूसरे पर फेंकते हैं। मार्कस को एक लौह का हुक मिलता है और वह जॉनी के कंधे में मारकर उसके शरीर को जमीन पर घसीटता है। फिर मार्कस अपनी बंदूक वापस ले लेता है और लंबी बातें करने लगता है, जिससे जॉनी को डेस्क से चुराया हुआ ग्रेनेड एक्टिवेट करने का समय मिल जाता है। मार्कस गुस्से में जॉनी पर गोली चला देता है, जिससे वह ग्रेनेड फटने से ठीक पहले पानी में गिर जाता है।
जेम्स वहां पहुंचकर तुरंत पानी में कूदता है ताकि अपने भाई को बचा सके। दोनों पानी से बाहर आते हैं और देखते हैं कि धमाके और आग में मार्कस मारा जा चुका है। अगली सुबह रेनार्ड पीटर को सार्वजनिक रूप से गिरफ्तार कर लेता है। परिवार समुद्र किनारे बैठकर शांति से समय बिताता है और जिन लोगों को खो दिया उनकी तस्वीरें लगाकर उन्हें याद करते हैं। जॉनी अपनी मां से माफी मांगता है कि वह लंबे समय तक घर से दूर रहा और वह वादा करता है कि अब वह वैलेंटाइना के साथ अच्छा व्यवहार करेगा। उसी पल मिस्टर के वहां आते हैं और शुक्रिया के रूप में जॉनी को एक कागज देते हैं जिसमें उसकी मां के कातिल का नाम लिखा होता है। जॉनी तय करता है कि वह बदले की भावना छोड़ देगा और उस कागज को जला देता है। वह अपने गुस्से को खत्म करके अपने परिवार के साथ नई शुरुआत करने का फैसला करता है।